जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान जिस वर्तमान स्वरूप में दिखाई देता है, उसके पीछे एक लंबी प्रक्रियाबद्ध योजना थी। और ये योजना मुख्यतः शुरू हुई थी 1858 में, जब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश राज्य ने सीधे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर संवैधानिक विकास की प्रक्रियाएं आरंभ कर दी गई थी। इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत धीरे धीरे हम अपने संविधान निर्माण और उसके विकास की तरफ अग्रसर हुए। आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि 1858 से लेकर 1909 तक किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में, एक योजनाबद्ध चरणों के रूप में पूर्ण किया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि संविधान के विकास का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसको हम हमारी सभ्यता के आरंभ से जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आधुनिक संविधान की, हमारे लिखित संविधान की, नियमों और कानूनों के संहिताकरण की, तो इसकी शुरुआत निश्चित रूप से अंग्रेजों के भारत में आने के बाद ही हुई है। आज के इस कार्यक्रम में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि सन 1958 से लेकर सन 1909 के बीच में कौन कौन से अधिनियम पारित हुए और इन अधिनियमों ने संविधान के निर्माण में किस प्रकार की भूमिका अपनाई। और साथ ही यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि इन अधिनियमों के पारित होने के पीछे क्या ऐतिहासिक घटनाक्रम काम कर रहा था। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में वो कौन कौन सी धाराएं, वो कौन कौन से अंडर करेंट्स नीचे प्रवाहित हो रहे थे, जिन्होंने हमारे ऊपर राज्य करने वाले इन साम्राज्य निर्माताओं को प्रेरित किया इन अधिनियमों को पारित करने के लिए। तो सर्वप्रथम अपने इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको भारत के इससे पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य का एक छोटा सा विवरण देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत तब से मानी जाती है जब पहली बार कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा की जहाजी बेड़े ने आकर अपना विश्राम किया था और यहीं से शुरुआत होती है विभिन्न व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन की। इस समय भारत में मुगल शासन अपने अंत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था और अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता की ये स्थिति बनी हुई थी। इस स्थिति का लाभ उठाया उस काल की उन व्यापारिक कंपनियों ने, जिन्होंने धीरे धीरे भारत में औपनिवेशिक शासन का आरंभ किया। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज आए और उन लोगों में औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए काफी सारे युद्ध हुए और इन युद्धों में मुख्यतः फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में काफी मुकाबला रहा और इस प्रतिद्वंद्विता की लंबी लड़ाई में अंग्रेजों ने अंत में विजय प्राप्त की। अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी यात्रा की शुरुआत की बंगाल से, जहां पर उनको बंगाल के नवाबों की राज्य में आपसी फूट, वहां की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ मिला और उन्होंने प्लासी के युद्ध, उसके पश्चात हुए बक्सर के युद्धों में सफलता के बाद बंगाल में अपनी जड़ें जमा ली और यहाँ से भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार आरंभ हुआ और विस्तार हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मुख्यतः एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी वरन एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था और अपने व्यापारिक कार्यक्रमों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, यहाँ के राजा महाराजाओं से किस प्रकार से अधिक लाभ लिया जाए, आरंभ में यही उद्देश्य था। लेकिन जब भारत की राजनीतिक परिस्थितियां उन्होंने अपने अनुकूल देखी तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना शासन करना आरंभ कर दिया। बंगाल में हुई इस शुरुआत से जल्दी ही सारा भारत उसकी चपेट में आ गया। पहले मराठे, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कई सारे भारतीय राज्य एक एक करके अंग्रेजों के अधीन होते चले गए। ये वो युग था जिसको हम अंग्रेजी साम्राज्यवादिता की चरम या पराकाष्ठा का युग कह सकते हैं। इस समय वेलेजली जैसे गवर्नर हुए जिन्होंने सहायक संधि प्रथा के द्वारा धीरे धीरे एक के बाद एक भारतीय राज्यों के साथ संधियां की और उनको अपने अधिकार में लेना आरंभ कर दिया। उसके पश्चात किन्हीं को जबरदस्ती, किसी को युद्ध के द्वारा, किसी को कुशासन का आरोप लगाकर
तब भी जब अंग्रेजों की नीयत पूरी तरह से नहीं भरी तो लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रसिद्ध और कुख्यात गोद निषेध नीति लागू की गई, जिसके तहत वो भारतीय राज्य जिनके उत्तराधिकारी नहीं थे और जो गोद ले लेते थे, जैसे कि भारतीय राज्यों में परंपरा रही है, उनको गोद लेने से मना करके उनके राज्यों का धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी नीतियां अंग्रेजों ने बनाई जिनका भारतीयों ने घोर विरोध किया। उसमें भू राजस्व नीतियां, अधिक कर लेना, जनता की भलाई पर कोई ध्यान न देना और कुछ ऐसे कानून जो कि हमारी सामाजिक भावनाओं के प्रतिकूल थे, उनका निर्माण करना आरंभ कर दिया। कुछ सैनिक असंतोष हुए। इन सब कारणों से हुआ एक विद्रोह, जिसको हम 1857 की सिपाही क्रांति, या उसे और अच्छे तरीके से कहें तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके नाम से जानते हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ और थोड़े ही समय में बहुत ही बर्बरता पूर्वक, बहुत ही कठोरता के साथ अंग्रेजी सरकार ने इसका दमन कर दिया। यहाँ पर गौर करने की बात यह है, भारतीयों की भावना का, भारतीयों के सैनिक विद्रोह का दमन तो 1857 की क्रांति के पश्चात हो गया, लेकिन जो राजनीतिक जागृति, जो पुनरुत्थान की भावना, जो असंतोष के बीज उग चुके थे, बोए जा चुके थे, उनको नजरअंदाज करना किसी भी साम्राज्य के लिए, किसी भी शासक तंत्र के लिए नितांत असंभव था। इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1857 की क्रांति के बाद हमारे प्रशासन में, हमारे राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उनमें से जो सबसे पहला परिवर्तन है उसके बारे में हम बात करेंगे। 1858 में सर्वप्रथम हमारे ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, पहले मैं बता चुकी हूँ, उसके स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य ने सीधा अपना अधिकार आरंभ कर दिया और यह घोषणा की गई इस आशय की। इलाहाबाद में एक भव्य दरबार आयोजित किया गया, जिसमें तत्कालीन महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसको हम ऐतिहासिक प्रोक्लेमेशन, क्वींस प्रोक्लेमेशन कहते हैं, उसको पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया और उसके अनुसार रातों रात भारत के भाग्य विधाता ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश ताज हो गया। ब्रिटिश राजतंत्र सीधे सीधे भारतीयों पर नियंत्रण करने के लिए आ गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके साथ ही आरंभ होता है हमारे संवैधानिक विकास का, जो कि आज हमारा विषय भी है, भारत का संवैधानिक विकास, जिसका एक चरण आरंभ हुआ सन 1858 ईस्वी से और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार को तक हमने आज के इस चरण में इस प्रेजेंटेशन को लिया है। हालांकि इसके पश्चात भी हमारा संवैधानिक विकास निरंतर जारी रहा और 1949 में जब तक हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो गया, तब तक यह विकास जारी रहा। तो भारत का संवैधानिक विकास जो विभिन्न अधिनियमों के द्वारा हुआ, धीरे धीरे 1858 में इसकी शुरुआत हुई। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये 1857 की उस क्रांति का दृश्य है जिसमें बर्बरता पूर्वक तोपों के आगे हजारों भारतीयों को डाल दिया गया और बहुत ही क्रूरता पूर्वक इस विद्रोह को कुचल दिया गया। भारतीयों में इस घटना का बहुत अधिक असंतोष विद्यमान था। 1858 में ब्रिटेन की तत्कालीन रानी विक्टोरिया ने अपना एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया और इलाहाबाद में इसके भव्य दरबार में इसको पढ़कर सुनाया गया। इसके अनुसार भारत का शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में न रहकर सीधे ब्रिटिश ताज में आ गया। इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही हमारे केंद्रीय प्रशासन, हमारे प्रांतीय शासन, हमारी सेना और लोक सेवाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं वो ब्रिटेन की तत्कालीन साम्राज्ञी विक्टोरिया का चित्र है और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये उस ऐतिहासिक घोषणा पत्र का ब्लूप्रिंट है, जिसको हम महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं। इसके अंदर स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि आज के पश्चात ब्रिटेन की संसद भारत पर सीधे सीधे नियंत्रण रखेगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इसके पश्चात समाप्त हो जाएगा और भारतीयों को पूरी तरह से ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन उनकी नियमों और कानूनों के अनुसार चलना पड़ेगा। साथ ही जनता में व्याप्त असंतोष को देखते हुए महारानी ने एक और घोषणा की, जिसके अनुसार ये कहा गया कि इसके पश्चात जो अंग्रेजी साम्राज्यवादिता की नीति जो अब तक प्रचलित की जा रही थी, जैसा मैंने आपको बताया है, इस समय एक के बाद एक साम्राज्य और देशी राज्य अंग्रेजों के अधीन आते जा रहे थे। उनके स्थान पर साम्राज्यवादिता पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। ब्रिटिश राजतंत्र ने ये ऐलान किया कि अब भारत में किसी भी राज्य को विलय नहीं किया जाएगा, उनको यथास्थिति रखा जाएगा। साथ ही उस समय के देशी राज्यों और नवाबों को अपने तरफ मिलाने के लिए इसी ऐतिहासिक घोषणा में यह भी कहा गया कि उनके साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया जाएगा और वो ब्रिटिश राजतंत्र के लिए समान स्तर पर ही माने जाएंगे। तो इन घोषणाओं का बहुत ही बड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारत की जनता पर पड़ा और इसके साथ ही इस घोषणा पत्र में कुछ और घोषणाएं की गई थी। जैसे कि सबसे पहली घोषणा थी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। पहली बार गवर्नर जनरल का पद, उसको वॉइसरॉय भी कहा गया, गवर्नर जनरल का पद को वॉइसरॉय के पद का नाम दिया गया और उसे 2.5 लाख वार्षिक का वेतन और अन्य भत्ते देना तय हुआ। और इस एक्ट के द्वारा, क्योंकि यह संभव नहीं था कि भारत जैसे एक बहुत बड़े देश का प्रशासन अकेला एक गवर्नर जनरल चला पाता, क्योंकि विदेशी होने के कारण भारतीय नियमों, कानूनों और कायदों से वो परिचित नहीं थे, इसलिए उनकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी या परामर्शदात्री समिति का निर्माण किया गया और इसके सदस्य जो थे वो मंत्रिमंडल की तरह कार्य कर रहे थे। यानी भारत से संबंधित जितने विभाग थे उनके वो प्रमुख होते थे और इन विभिन्न विभागों और उनके मंत्रियों की सहायता से ये गवर्नर जनरल भारत में अपना शासन चलाते थे। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की तस्वीर है, जिनके बारे में मैंने बताया था। 1858 की क्रांति के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय बने और इन्होंने इलाहाबाद में एक भव्य दरबार के द्वारा महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा पत्र के अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में आरंभ में 5 सदस्य होते थे, लेकिन कालांतर में ये धीरे धीरे बढ़कर 11 हो गए और इन सदस्यों को कई मामलों में विचार विमर्श करने का अधिकार प्राप्त था। परंतु इस समिति का एक सबसे बड़ा दोष ये था कि पहली बात तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये पूरी तरह से एक विदेशी संस्था थी, एक विदेशी समिति थी तथा ये सिर्फ एक परामर्शदात्री संस्था थी। इसको किसी भी चीज़ का निर्णय लेने का, किसी भी चीज़ पे प्रश्न पूछने का या गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की कोई आलोचना करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इन सब दोषों के साथ ये कार्यकारिणी का निर्माण हुआ। इसके साथ ही इस घोषणा पत्र में, जैसे मैंने आपको बताया था, साम्राज्यवादी नीति पर रोक लग गई। स्थानीय राजाओं को सम्मान व संरक्षण की नीति के साथ की घोषणा की गई। साथ ही एक बहुत बड़ा कार्य इस घोषणा पत्र, इस अधिनियम में किया गया, जिसके अनुसार सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन करना बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी मूलतः एक सैनिक विद्रोह से। आप सभी ने मंगल पांडे की कहानी सुनी होगी कि किस प्रकार कुछ सैनिकों ने अपनी धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगने के कारण, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अंग्रेजों ने की सेना में जिस प्रकार के कारतूस उस समय आए थे, उसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी हुई होती थी और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को उससे ठेस पहुंचती थी, क्योंकि गाय हिंदू धर्म में अवध्या और अघन्या मानी जाती है, यानी उसकी किसी भी प्रकार के मांस का भक्षण नहीं किया जाता, और यही स्थिति मुस्लिम धर्म में सुअर के लिए थी। तो इन चर्बी लगे कारतूसों के विरोध के कारण छावनियों में, मेरठ, बैरकपुर, इन सब छावनियों में सैनिकों में विद्रोह हो गया और मंगल पांडे के नेतृत्व में ये स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे देश में फैल गई और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ा वो अपने आंतरिक सैन्य व्यवस्था में व्याप्त असंतोष के कारण
किया गया। तो इस कारण से सर्वप्रथम इस अधिनियम में सेना का पूरी तरह से पुनर्गठन कर दिया गया। जैसे कि इससे पूर्व सैनिकों की संख्या, क्योंकि अंग्रेज भारत में बाहर से आए थे, इसलिए वो संख्या में कम थे। तो इसके कारण उनकी जो संख्या थी, यदि 3 भारतीय होते थे, उन पर 1 अंग्रेज अधिकारी होता था। ये सेना का रेशो, ये उनका क्रम रहता था। लेकिन अब क्योंकि अंग्रेजों ने इस चीज से सबक ले लिया था, अब इस रेशो को 2:1 यानी 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज कर दिया गया। और साथ ही जितने भी छावनियां थी और महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र थे, उसमें यूरोपीय सेनाएं रखी जाने लग गई। यानी हर भारतीय सेना के साथ वहां पे यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसके कारण भविष्य में इस प्रकार के होने वाले किसी भी विद्रोह को रोका जा सके। साथ ही सेना का पुनर्गठन करते समय इस काल के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसका प्रभाव आगे आने वाले भारतीय सेना के इतिहास पर बहुत गहन पड़ा। वो ये था कि सेना का वर्गीकरण जातीय आधार पर किया जाने लगा। गोरखा रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स, इस आधार पर सेना बनाई जाने लगी, ताकि उनके अंदर फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई जा सके। जातिगत आधार पर सेना में विभेद करने की ये परंपरा जो अंग्रेजों ने डाली थी, काफी हद तक सेना के इतिहास को इसने प्रभावित किया। तो ये सब इस घोषणा पत्र की शुरुआत थी। इसके साथ ही इस घोषणा पत्र में प्रांतीय शासन में भी कुछ परिवर्तन किए गए। प्रांतों को 2 भागों में बांटा गया, प्रेसिडेंसी टाउन और अन्य प्रांत। प्रेसिडेंसी टाउन्स वो थे जो कि बड़े बड़े जो शहर थे, जिनको उस काल में प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जिसमें सबसे पहला था कलकत्ता, दूसरे नंबर पे था मद्रास, जिसको वर्तमान में हम चेन्नई कहते हैं, और तीसरे नंबर पे था बम्बई या मुंबई। तो इन 3 प्रेसिडेंसी प्रांतों और उसके अलावा बाकी के राज्यों को अन्य प्रांतों में बांटा गया। और इनका जो प्रशासन था, वो गवर्नर जनरल जो था, वो एक गवर्नर की नियुक्ति करता था, राज्यपाल, और उसकी भी जिस तरह से केंद्रीय कार्यकारिणी थी, उसी प्रकार इन सब प्रांतों में भी एक कार्यकारिणी का निर्माण किया गया, और यह कार्यकारिणी इन प्रांतों के प्रशासन को चलाने का कार्य करती थी। 1958 के इस एक्ट में स्थानीय शासन के महत्व को भी स्वीकार किया गया। नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, लेकिन नगर पालिकाओं की स्थापना स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कर तो दी गई थी, लेकिन इन सब नगर पालिकाओं का जो अध्यक्ष होता था, जो इनका अधिकारी होता था, वो कोई अंग्रेज ही होता था। भारतीयों को स्थानीय प्रशासन में शामिल करने का कोई प्रयास अंग्रेजों के द्वारा नहीं किया गया इस अधिनियम में। इसके साथ ही इस अधिनियम के में कुछ ऐसी बातें थीं जिसके तहत ये कहा गया था कि भारत में शिक्षा का विकास होना चाहिए। उसके लिए 1857 में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक वुड घोषणा पत्र, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, जो भारतीय शिक्षा और संस्कृति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस वुड्स डिस्पैच का को लागू किया गया, इसको प्रभावी किया गया इस 1858 के अधिनियम में जो अंतर्निहित व्यवस्थाएं थी उसके अंतर्गत। और साथ ही इसके पश्चात ही भारत में कानूनों का संहिताकरण आरंभ हुआ। न्याय संबंधी सुधारों के लिए 1861 में भारतीय दंड संहिता और उसके पश्चात फौजदारी नियम संहिता, यानी जिसको हम आज आईपीसी और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते हैं, उन संहिताओं की लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक प्रथम लॉ कमीशन बनाया गया, जिसका कार्य था कि वो भारत के कानूनों का अध्ययन करे और ये बताए कि किस प्रकार के कानून भारतीय परिवेश में लागू किए जा सकते हैं। तो इन आधार पर 1861 में आईपीसी और सीआरपीसी ये लागू किए गए और ये कानून के एक इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए। और आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हमारी आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी का 80% स्वरूप वही है जो 1858 के बाद इस अधिनियम के अंतर्गत फर्स्ट लॉ कमीशन ने प्रारूप जारी किया था। तो इसके साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, भारतीय कानूनों का संहिताकरण इस एक्ट के साथ आरंभ हुआ।
इसके पश्चात हमारे संवैधानिक विकास का दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसको हम कहेंगे 1861 का इंडिया।